जरा सोचो कि एक विशाल समुद्र में शिकार के लिए निकला जहाज समुद्र के बीचों बीच खुद ही शिकार बन जाए और फिर जहाज पर बचे हुए लोगों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए जिसमें जिंदा रहने के लिए एक इंसान को दूसरे इंसान को खाना पड़े। तो कहानी की शुरुआत होती है 1820 में समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर नैनटकेट से, जहाँ के ज्यादातर लोग समुद्र में जाने वाले जहाजों पर शिपमैन के तौर पर काम करते हैं। वो लोग व्हेल का शिकार करते हैं और उनसे मिलने वाला व्हेल ऑयल वापस शहर में लाकर बेचते हैं। इन्हीं शिपमैन में से एक ओवन भी होता है। ओवन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमिली के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहता है। ओवन का सिर्फ एक ही सपना होता है कि एक दिन वो नैनटकेट के सबसे बड़े जहाज का कप्तान बने। वो खुद समुद्र में जाकर व्हेल का शिकार करना चाहता है। जल्द ही ओवन को अपना ये सपना सच होता हुआ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि शहर का सबसे बड़ा जहाज एक्सेस व्हेल के शिकार के लिए समुद्र में जाने वाला है, जिसके लिए शहर के चुने हुए माहिर शिपमैन इस लंबे और खतरनाक सफर के लिए खुद को तैयार करते हैं। ओवन भी जहाज के व्यापारियों से मिलने पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि व्यापारियों ने उसे जहाज का फर्स्ट मेट यानी सब कप्तान चुना है, यानी इस बार भी उसे कप्तान नहीं बनाया जाता। ये सुनकर ओवन को बहुत हैरानी होती है। ओवन व्यापारियों को याद दिलाते हुए कहता है कि पिछली बार वो समुद्र से वापसी पर पूरे 1500 बैरल व्हेल ऑयल लेकर आया था, इसलिए इस बार जहाज का कप्तान उसे ही बनाया जाए। व्यापारी ओवन की गलतफहमी दूर करते हैं और बताते हैं कि शहर में व्हेल ऑयल की कमी है और एक्सेस जहाज बहुत महंगा तैयार हुआ है, इसलिए इस बार उसे कप्तान नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर ओवन को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है कि तभी एक व्यापारी उसे एक ऑफर देता है, जिसमें वो ओवन को कुल प्रॉफिट का 5% देने का वादा करता है और शर्त ये होती है कि सफर के दौरान ओवन कप्तान के सभी ऑर्डर्स माने। ओवन एक शर्त के साथ ऑफर स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसे रिटन में लिख कर दिया जाए कि अगली बार कप्तान वही बनेगा। व्यापारी मान जाते हैं। इसके बाद हम एक्सेस जहाज के कप्तान जॉर्ज को देखते हैं, जो कमरे के बाहर बैठा होता है और सारी बातें सुन लेता है। घर वापस आकर ओवन गुस्से में एमिली को बताता है कि इस बार भी उसे कप्तान नहीं बनाया गया। एमिली परेशान होकर ओवन को सफर पर जाने से रोकती है और कहती है कि वो व्हेल के शिकार पर न जाए, क्योंकि जो जहाज पिछली बार व्हेल के शिकार से वापस आया था उसके ज्यादातर शिपमैन गायब थे। लेकिन ओवन एमिली की बात नहीं मानता और अपना जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद ओवन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एमिली से माफी मांगता है और जल्दी वापस आने का वादा करके जहाज की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज के पिता उसे कप्तानी के उसूल बताते हैं, क्योंकि जॉर्ज का ताल्लुक उस परिवार से होता है जो सालों से व्हेल के शिकार का कारोबार संभाल रहा होता है। इसके बाद जॉर्ज भी सफर के लिए निकल जाता है। जल्द ही समुद्र किनारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उनमें एमिली भी होती है। पादरी मिलकर जहाज की सलामती के लिए एक रिचुअल करते हैं। एमिली और ओवन की नजरें आखिरी बार उम्मीद के साथ मिलती हैं कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन जहाज पर जाने वाले लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है। जल्द ओवन और बाकी शिपमैन छोटी कश्तियों के जरिए जहाज तक पहुंचते हैं, जहां हम एक 14 साल के लड़के थॉमस को देखते हैं, जो पहली बार व्हेल के शिकार के लिए समुद्री सफर पर जा रहा होता है। अचानक थॉमस की नजर एक शिपमैन के गले में लटके लॉकेट पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि ये व्हेल की हड्डी से बना लॉकेट है और इसे वो शिपमैन पहनते हैं जो व्हेल के शिकार से जिंदा वापस आते हैं। इसके बाद हम ओवन के बचपन के दोस्त मार्क को देखते हैं। मार्क जहाज का फोरमैन होता है, जिसके जिम्मे जहाज पर मौजूद सारे सामान की निगरानी करना होता है। मार्क और ओवन गर्मजोशी से मिलते हैं। इसी समय जॉर्ज वहां आता है। इस तरह जॉर्ज और ओवन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ओवन अपने अनुभव के आधार पर जॉर्ज से जहाज के रूट और शिकार के बारे में बात करता है। जॉर्ज को एहसास होता है कि ओवन अनुभव में उससे काफी आगे है और उससे अपना हुक्म मनवाना आसान नहीं होगा। उसी समय अचानक जहाज में एक समस्या पैदा हो जाती है। जहाज के सेल आपस में उलझ जाते हैं और जहाज डोलने लगता है। काफी कोशिश के बाद भी जब समस्या हल नहीं होती तो ओवन सेल की रस्सी काटने को कहता है। जॉर्ज भी डेक पर आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। ओवन खुद डेक पर जाकर रस्सी काट देता है और सेल खुल जाता है। ये बात जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रात को खाने के दौरान जॉर्ज ओवन से उसके फादर के बारे में सवाल करता है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे फादर तो एक मामूली फार्मर थे, फिर वो जेल में क्यों रहे? ये बात ओवन के दिल को लगती है। ओवन समझ जाता है कि जॉर्ज उसे उसकी हैसियत याद दिला रहा है। ओवन कहता है कि वो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता है और वहां से चला जाता है। उसी रात ओवन जहाज पर मौजूद सभी शिपमैन को हुक्म देता है कि सुबह 6 बजे से व्हेल के शिकार की प्रैक्टिस होगी। वो कहता है कि इस बार हमें हर हाल में 2000 बैरल ऑयल हासिल करना है। इन्हीं शिपमैन में जॉर्ज का कजन मिलो भी होता है। अचानक थॉमस की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर ओवन थॉमस को डेक पर आने को कहता है। थॉमस जैसे ही डेक पर आता है, ओवन उसे जहाज से नीचे लटका देता है। थॉमस डर से चीखने लगता है। कुछ देर बाद ओवन उसे वापस ऊपर खींच लेता है। डेक पर वापस आते ही थॉमस उल्टी कर देता है, जिस पर ओवन को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी थॉमस बताता है कि ये उसका पहला सफर है और उसके फादर भी शिपमैन थे, लेकिन पिछले सफर
सफर से वो कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इतनी छोटी उम्र में घर का खर्च उठाने के लिए इस सफर पर आना पड़ा। ये जानकर ओवेन को थॉमस पर तरस आ जाता है। अगले कुछ दिनों में सभी शिपमैन सख्त ट्रेनिंग करते हैं। इससे सबके दिलों में ओवेन के लिए इज्जत के साथ डर भी पैदा हो जाता है। ये देखकर जॉर्ज के दिल में जलन पैदा होती है। वो अपना रौब जमाने के लिए जहाज की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म देता है। ओवेन जॉर्ज को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हम मैक्सिको के करीब हैं और यहाँ तूफान का खतरा ज्यादा है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और सभी सेल खोलने का हुक्म देता है। जहाज की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। उसी समय समुद्र में दूर एक तूफान उठता दिखाई देता है। ओवेन और मार्क जॉर्ज से दोबारा रफ्तार कम करने को कहते हैं, लेकिन जॉर्ज जिद पर कायम रहता है। जल्द ही आसमान काले बादलों से भर जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जहाज तेजी से तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। तूफान का पानी जहाज में दाखिल होने लगता है। सबकी जान खतरे में देखकर ओवेन सेल की रस्सियां कटवा देता है, जिससे जहाज ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है और जल्द ही तूफान की चपेट से निकल आता है और सबकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद जॉर्ज और ओवेन के बीच तनाव और बढ़ जाता है। दिन तेजी से गुजरते हैं और एसेक्स जहाज समुद्र में उस जगह पहुंच जाता है जहां व्हेल के बहुत से झुंड होते हैं। व्हेल को देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। जॉर्ज तुरंत शिकार का हुक्म देता है, जिस पर ओवेन सभी शिपमैन को हथियारों के साथ 3 बोट्स में बांट देता है। तीनों बोट्स तेजी से व्हेल के झुंड की तरफ बढ़ती हैं। पास पहुंचने पर शिपमैन बोट्स की रफ्तार को तेज कर देते हैं। तभी अचानक एक विशाल व्हेल बोट के करीब आ जाती है। ओवेन तुरंत अपने भाले से उस व्हेल पर निशाना लगाता है, जो कि ठीक जगह पर जाकर लगता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि उसी समय विशाल व्हेल बोट को पानी में खींचने लगती है, जिससे रस्सी कम पड़ जाती है। ओवेन दोनों बोट्स की रस्सी को मिला देता है, लेकिन व्हेल रुकती नहीं। उसी समय मार्क रस्सी को काटने लगता है, लेकिन ओवेन उसे रोक देता है। वो इतना बड़ा शिकार हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था और ओवेन का फैसला सही साबित होता है। जब व्हेल रुक जाती है, ओवेन उसे भाले से मारकर घायल कर देता है और इस तरह एसेक्स जहाज वाले अपनी पहली व्हेल का शिकार कर लेते हैं। व्हेल को जहाज पर लाकर उसका मांस पिघलाकर उससे व्हेल ऑयल हासिल कर लिया जाता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब व्हेल के पेट में जाकर व्हेल ऑयल हासिल करने की बारी आती है। कोई शिपमैन वहां तक जा नहीं पाता, जिस पर ओवेन थॉमस को व्हेल के पेट में जाने को कहता है। थॉमस जाना नहीं चाहता, लेकिन वो जानता था कि इनकार करने पर ओवेन उसे सख्त सजा देगा, इसलिए वो व्हेल के पेट में चला जाता है। पेट में इतनी बदबू होती है कि थॉमस का सांस रुकने लगता है, लेकिन थॉमस व्हेल के पेट से सुनहरी व्हेल ऑयल निकाल ही लेता है। सारा व्हेल ऑयल जमा करने के बाद पता चलता है कि अभी तक वो सिर्फ 1000 बैरल व्हेल ऑयल ही जमा कर पाए हैं। इसीलिए जॉर्ज ये फैसला करता है कि जब तक ये जहाज पूरा व्हेल ऑयल से भर नहीं जाता, वो वापस नहीं जाएंगे। ओवेन इस फैसले से खुश नहीं होता। वो जल्द से जल्द एमिली के पास वापस जाना चाहता है। जल्द एसेक्स जहाज कालापुगास आइलैंड पर पहुंचता है, जहां वो आइलैंड के लोगों से व्हेल ऑयल के बदले खाने का सामान खरीदते हैं। इसी आइलैंड पर उनकी मुलाकात एक स्पेनिश शिपमैन से होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड से 1000 मील दूर एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों की संख्या में व्हेल मौजूद हैं, जिनसे कई हजार बैरल व्हेल ऑयल हासिल किया जा सकता है। ये जानकर जॉर्ज वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उसी समय वो शिपमैन उन्हें एक ग्रेट व्हाइट व्हेल के बारे में बताता है, जो अब तक कई शिपमैन की जान ले चुकी थी। लेकिन जॉर्ज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क को जॉर्ज का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जॉर्ज को आगे सफर करने से रोकता है, लेकिन जॉर्ज अपना फैसला नहीं बदलता। ओवेन भी पहली बार जॉर्ज के इस फैसले में उसका साथ देता है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा तेल इकट्ठा किया जाए। जल्द एसेक्स जहाज पैसिफिक ओशन के खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ता है, जहां मौत मुंह खोले इन सब का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, एक्सेस जहाज के लोगों में मायूसी भरने लगती है। उन्हें व्हेल का कोई नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन जल्द ही उन सब का इंतजार खत्म हो जाता है और पूरे 14 महीने बाद जहाज ऑफशोर ग्राउंड में पहुंचता है। स्पेनिश शिपमैन बिल्कुल सही होता है। यहाँ व्हेल की संख्या काफी ज्यादा होती है। जॉर्ज और सभी शिपमैन व्हेल को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मार्क और ओवेन जल्दी से शिकार की तैयारी करते हैं। 3 बोट्स फिर से समुद्र में शिकार के लिए तेजी से व्हेल की तरफ बढ़ती हैं। इतनी व्हेल को देखकर सभी शिपमैन एक एक करके व्हेल का शिकार करते हैं। तभी अचानक ओवेन की कश्ती पर कोई हमला कर देता है, जिससे बोट उलट जाती है और सभी शिपमैन पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनकी नजर एक विशाल ग्रेट व्हाइट व्हेल पर पड़ती है। व्हेल आम तौर पर इंसानों का शिकार नहीं करती, लेकिन ये व्हेल बोट पर पूरी ताकत से हमला करती है, जिससे 2 बोट्स तबाह हो जाती हैं। ओवेन तुरंत जहाज पर वापस जाने का फैसला करता है। शिपमैन जल्दी से एक बची हुई बोट पर सवार होकर जहाज पर पहुंच जाते हैं और तेजी से बोट को रिपेयर करते हैं। उसी समय ग्रेट व्हाइट व्हेल तेजी से एसेक्स जहाज की तरफ बढ़ती है। वो पूरी ताकत से जहाज पर हमला करती है, जिससे जहाज बुरी तरह हिल जाता है। ओवेन देखता है कि जहाज में मौजूद व्हेल ऑयल तेजी से ड्रम्स से बाहर आने लगा है। ये मंजर सभी को बहुत ज्यादा डरा देता है, लेकिन ओवेन हिम्मत नहीं हारता। वो ग्रेट व्हाइट व्हेल का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। ओवेन भाला तैयार करता है और व्हेल की आंख का निशाना लेकर भाला मार देता है। भाला निशाने पर लगता है और व्हेल गुस्से में आ जाती है और फिर से जहाज पर हमला करके वहां से निकल जाती है। अचानक
अचानक पूरे जहाज पर हंगामा मच जाता है। व्हेल तेजी से जहाज को अपने साथ पानी में ले जाने लगती है। सभी शिपमैन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। देखते ही देखते आधा जहाज तबाह हो जाता है। इतने में जॉर्ज और मार्क भी जहाज पर वापस आ जाते हैं, जो दूसरी बोट्स पर व्हेल का शिकार करने निकले थे। जहाज की ऐसी हालत देखकर जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता। ओवेन उन्हें जल्दी ऊपर आने को कहता है ताकि व्हेल कहीं उन पर भी हमला न कर दे। रात होते ही अचानक जहाज में आग लग जाती है, क्योंकि व्हेल के हमले से पहले ही सारा व्हेल ऑयल पूरे जहाज में फैल चुका होता है। अपनी मौत को सामने देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और जरूरी सामान इकट्ठा करके छोटी बोट्स के जरिए जहाज से निकल जाते हैं। इस हादसे में सिर्फ 17 लोग जिंदा बचते हैं, बाकी सब लोग जहाज के साथ ही जलकर मर जाते हैं। जल्द एसेक्स जहाज उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाता है। ये देखकर सभी का सांस रुकने लगता है। जहाज के डूबने के साथ उन्हें अपनी जिंदगियां भी डूबती हुई महसूस होती हैं। अचानक मिलो अपनी गन निकालकर ओवेन पर तान लेता है। वो जहाज की तबाही का सारा इल्जाम ओवेन पर डाल देता है। वो कहता है कि अगर ओवेन उस ग्रेट व्हाइट व्हेल पर हमला न करता तो ये सब नहीं होता। उसी की वजह से आज हम इस हालत में हैं। मैं इसे मार दूंगा। ओवेन के दोस्त मार्क से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मार्क ओवेन को बचाने के लिए मिलो पर गन तान लेता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उसी समय जॉर्ज बीच में आकर लड़ाई खत्म करवा देता है। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं। बोट्स 12 दिनों तक समुद्र के बीचों बीच मदद के इंतजार में भटकती रहती हैं। जहाज के डूबने से पहले उन्होंने जो भी खाने पीने का सामान लिया था वो भी अब खत्म होने लगता है। कई दिनों की भूख और प्यास से सभी निढाल होने लगते हैं। थॉमस की हालत सबसे खराब होती है। रात को एक तेज तूफान आता है जिसमें व्हाइट व्हेल फिर से शिकार के लिए निकलती है। व्हाइट व्हेल को देखकर सबको अपनी मौत सामने नजर आती है, लेकिन किसी तरह वो खतरे की रात टल जाती है। अगली सुबह अचानक मार्क को इल्यूजन्स होने लगते हैं। इतने दिन पानी में रहने और रात तूफान में घायल होने से वो इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से हिल भी नहीं पाता। ओवेन उसे बचा हुआ पानी पिलाता है ताकि वो जिंदा रह सके। ये देखकर मिलो कहता है कि ओवेन को एक मरते हुए आदमी पर बचा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवेन इतने मुश्किल हालात में भी इंसानियत नहीं भूलता। वो अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देखना चाहता था। 34 दिन गुजर जाते हैं जब उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है। ओवेन सबको हिम्मत देता है कि तेजी से बोट को आइलैंड की तरफ लेकर चले। तीनों बोट्स के शिपमैन अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से बोट्स को आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। उसी समय जॉर्ज की नजर करीब आती ग्रेट व्हाइट व्हेल पर पड़ती है। इससे पहले कि वो संभल पाते, व्हेल उनकी बोट पर हमला कर देती है। बोट तबाह हो जाती है, जिससे बहुत से शिपमैन पानी में डूब जाते हैं। इसके बाद व्हेल दूसरी बोट पर हमला करके उसे भी तबाह कर देती है। ओवेन की बोट के अलावा सभी बोट्स तबाह हो जाती हैं। ओवेन अभी ये सब देख ही रहा होता है कि व्हेल उसकी बोट पर भी अटैक कर देती है। ओवेन पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से व्हेल पर एक जोरदार वार करता है और शिपमैन पानी में गिर जाते हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत लगाकर तैरने लगते हैं। जल्द बचे हुए सभी शिपमैन पानी के साथ बहते हुए आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पहुंचते ही उन्हें खाने के लिए कुछ अंडे मिलते हैं, जिन्हें वो तुरंत खा लेते हैं। ओवेन भी मछली का शिकार करके उसे जिंदा ही खा लेता है। प्यासे शिपमैन तुरंत चट्टानों से बहता पानी पीने लगते हैं। कई दिनों की भूख और प्यास के बाद ये सब मिलने से उनमें कुछ ताकत आ जाती है। रात को जॉर्ज सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें इस आइलैंड पर रहकर मदद का इंतजार करना चाहिए। अगले दिन सभी आइलैंड की एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत से इंसानों के कंकाल नजर आते हैं। लाशों की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब मदद न मिलने की वजह से मारे गए हैं। ओवेन कहता है, हम ज्यादा दिन शिकार करके यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। रात को ओवेन जॉर्ज के पास जाता है। ओवेन जॉर्ज से कहता है कि अब हमें फैसला करना होगा कि कौन इस आइलैंड पर रहेगा और कौन आगे सफर करेगा। तुम जानते हो कि रिपेयर होने वाली बोट्स सारे शिपमैन को यहाँ से नहीं ले जा सकती, तो अब ये फैसला हमारे हाथ में है। सुबह तक बोट सफर के लिए दोबारा तैयार हो जाती हैं। उसी समय 3 शिपमैन फैसला करते हैं कि वो इस आइलैंड पर रहकर मदद का इंतजार करेंगे। मार्क भी इस आइलैंड पर रुकने का फैसला करता है। ओवेन मार्क के पास आता है और उसे हिम्मत देता है। ओवेन कहता है कि वो जल्द मदद लेकर वापस आएगा। तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, अपने साथियों को ऐसे छोड़कर जाना बिल्कुल आसान फैसला नहीं होता। जल्द तीनों कश्तियां फिर से सफर के लिए निकल पड़ती हैं। मार्क उम्मीद भरी नजरों से कश्तियों को जाते हुए देखता है। 48 दिन गुजरने के बाद भी बोट समुद्र में मदद के लिए भटकती रहती हैं। इसी दौरान ओवेन की कश्ती जॉर्ज की कश्ती से अलग हो जाती है। भूख और प्यास से बोट के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तभी ओवेन एक दिल दहला देने वाला फैसला करता है। वह थॉमस और दूसरे शिपमैन से कहता है कि हमें अपने मरे हुए साथियों को खाना होगा, यही हमारे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। थॉमस ये सुनकर रोने लगता है। आखिरकार वे सब ओवेन की बात मान लेते हैं। 78 दिन गुजर जाते हैं और उनकी बोट्स साउथ अमेरिका ओशन में पहुंच जाती हैं। एक दिन तपती धूप में समुद्र के बीचों बीच बोट्स पर बचे शिपमैन एक गेम खेलते हैं। मौत की ऐसी गेम जिसमें हारने वाला अपनी जान देकर जीतने वाले की जान बचा सकता है। इस गेम में कुछ लकड़ी के टुकड़ों
टुकड़ों को सब में बांटा जाता है और जिसका टुकड़ा सबसे छोटा होता है वह गेम हार जाता है। शिपमैन गेम खेलते हैं और गेम के आखिर में जॉर्ज के हिस्से में सबसे छोटा हिस्सा आता है। जॉर्ज हार जाता है और अपने कजन मेलो को खुद को शूट करने को कहता है। यह मंजर बहुत दर्दनाक होता है। मेलो जॉर्ज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज उसे मना लेता है। मेलो गन लेकर जॉर्ज के सामने आता है। तभी अचानक मेलो जॉर्ज की बजाय खुद को गोली मार लेता है और जॉर्ज से अपनी वफादारी निभा जाता है। इसी दौरान मेलो की गन भी पानी में चली जाती है। सभी शिपमैन मेलो के मरे हुए जिस्म पर टूट पड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। एक सुबह सूरज की गर्मी से जब ओवन की आंख खुलती है तो वह जॉर्ज की नाव को अपने करीब पाता है। इतने दिनों बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वे पूरी तरह बदल चुके होते हैं। उसी पल पानी में तेज हलचल होती है। सब देखते हैं कि वही सफेद व्हेल पानी में उछल कूद कर रही है, जैसे वह इन सब की मौत का तमाशा देखने आई हो। व्हेल को देखकर बचे हुए शिपमैन अपनी मौत के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें खुद को बचाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। लेकिन ऑन फिर से हमले के लिए अपना भाला उठाता है और व्हेल के करीब आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही व्हेल करीब आती है, ओवन का हाथ रुक जाता है। ओवन की नजरें व्हेल से मिलती हैं। उन नजरों में ऐसा कुछ होता है कि ओवन व्हेल पर वार नहीं करता। व्हेल वहां से चली जाती है और इंसानों को खुद से मरने के लिए छोड़ देती है, जो असल में उसे मारने आए थे। इसके बाद हम व्हेल के शरीर पर इंसानी शिकार के कई निशान देखते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे इंसानी जुल्म एक जानवर को भी बेरहम बना देता है। 87 दिन गुजर जाते हैं और हम समुद्र में एक जहाज को देखते हैं, जिसे दूर से पानी में एक कश्ती नजर आती है। वो तुरंत कश्ती तक पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी नजर कश्ती के इंसानों पर पड़ती है, वो उनकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। वो जॉर्ज की कश्ती थी। जल्द उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर आता है दिन 18 फरवरी 1821 का। एसेक्स जहाज डूबने के पूरे 90 दिन बाद ओवन की कश्ती में अब ओवन के अलावा सिर्फ 2 ही लोग जिंदा होते हैं, जिनमें थॉमस भी शामिल होता है। लेकिन इन सब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और अब उनमें एक दूसरे को मारकर खाने की हिम्मत भी बाकी नहीं रहती। सब अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। उसी समय ओवन को आसमान में पक्षियों का झुंड नजर आता है। ओवन समझ जाता है कि वो किसी आबादी के बहुत करीब आ चुके हैं। जल्द ही आइलैंड के लोग उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और किस्मत उन्हें जिंदगी लौटा देती है। कुछ देर आइलैंड पर रहने और खुद को थोड़ा बेहतर करने के बाद वो नैनटकेट शहर वापस पहुंच जाते हैं। पूरे 17 महीनों बाद मौत से लड़कर जिंदगी हासिल करने वाले जब दोबारा नैनटकेट शहर पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। एसेक्स जहाज का सबसे छोटा शिपमैन थॉमस जब शहर में दाखिल होता है तो वो बिल्कुल बदल चुका होता है। सफर की भयानक यादें हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस जाती हैं। जल्द ओवन भी भीड़ से निकलकर एमिली को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। लंबे सफर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर ओवन अपनी 1 साल की बेटी से मिलता है और इस तरह किस्मत उन्हें फिर से साथ जीने का एक मौका दे देती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। जल्द ओवन को ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां जॉर्ज पहले से मौजूद होता है। नैनटकेट के व्यापारी ओवन और जॉर्ज से हादसे की पूरी जानकारी पूछते हैं, जिस पर जॉर्ज उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसका और ओवन का एक गलत फैसला इतने शिपमैन की जान ले गया और एसेक्स जहाज तबाह हो गया। ओवन व्यापारियों को व्हेल के हमले के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। सब सुनने के बाद व्यापारी उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये सारी बातें इंक्वायरी में छुपानी होंगी। ये सुनकर जॉर्ज और ओवन हैरान रह जाते हैं, लेकिन व्यापारी उन्हें बताते हैं कि ऐसा करने से व्हेल ऑयल के कारोबार में बहुत नुकसान हो सकता है। अगर इंक्वायरी में ये बात सामने आ गई कि एक व्हेल ने सबकी जान ली है तो और जहाजों को समुद्र में जाने से रोक दिया जाएगा। साथ ही व्यापारी ओवन को लालच देते हैं कि ऐसा बयान देने पर वो उसे अगले समुद्र में जाने वाले जहाज का कैप्टन बना देंगे। लेकिन ओवन अपने जमीर का सौदा नहीं करता। वो व्यापारियों से कहता है कि अगर उसे इंक्वायरी में बुलाया जाता है तो वो झूठ नहीं बोलेगा और ये कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन थॉमस की मुलाकात फिर से ओवन से होती है। ओवन थॉमस को देखकर खुश होता है और तोहफे के तौर पर उसे व्हेल की हड्डी से बना लॉकेट दे देता है। जल्द इंक्वायरी का दिन आता है और जॉर्ज को नैनटकेट के जज के सामने पेश किया जाता है। व्यापारियों को यकीन होता है कि जॉर्ज उनकी बात मानेगा और सच्चाई सामने नहीं लाएगा। इंक्वायरी शुरू होती है और जॉर्ज जज के सामने सारी सच्चाई बता देता है, जिसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं और फैसला रिकॉर्ड कर लिया जाता है। साथ ही जज ये हुक्म पास करते हैं कि एसेक्स जहाज के हादसे की सच्चाई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इस तरह ये सच्चाई कभी नैनटकेट के लोगों के सामने नहीं आ पाती। जल्द ओवन मार्क को बचाने के लिए उस आइलैंड के सफर पर निकलता है, जहां उन्होंने मार्क और बाकी 2 लोगों को छोड़ा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मार्क और बाकी शिपमैन मदद पहुंचने से पहले ही मर चुके होते हैं। इसके बाद हमें 1850 के समय में फिर से नैनटकेट शहर दिखाया जाता है, जो आज भी व्हेल ऑयल के लिए जाना जाता है, जहां हम निकोलसन नाम के एक राइटर को देखते हैं जो किताब में कुछ लिख रहा होता है। तभी वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम सच्चाई को ऐसे ही दुनिया के सामने लाना चाहते हो? ये सुनकर निकोलसन उस बूढ़े आदमी से कहता है, मुझे लगता है कि ये कहानी ही अब एसेक्स जहाज के हादसे की सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकती है। वो सच्चाई जो पूरे 30 साल तक खामोशी की राख में दबी रही। अब वक्त है कि उसे दुनिया के सामने लाया जाए
जाए और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, जिसने पूरे 30 साल बाद एसेक्स जहाज की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत की। 1 साल बाद निकलसन ने थॉमस की बताई पूरी कहानी को मोबी डिक नाम की किताब से पब्लिश किया, जिससे एक्सेस जहाज की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। और यही इस फिल्म का अंत होता है। अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।